नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज व्यवस्था का टेस्ट चल रहा था उसमें फिर से हम लोग आज 35 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आज उसका भाग 2 जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हुआ है उसके भी मैंने इसमें ऐड कर दिया गया है, तो आपको उसके बिल्कुल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम CGPSC, CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे ACF रेंजर, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है छत्तीसगढ़ लेवल की, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी इसका लाभ मिल पाएगा। उसमें बहुत सारे तथ्य भी बताए गए हैं जो वीडियो के साथ ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो इसे भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं और बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं उसके PDF आपको फ्री में और वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? ठीक है, ए है न्यूनतम 10 अधिकतम 25, बी है न्यूनतम 15 अधिकतम 25, या सी है न्यूनतम 20 अधिकतम 30, या डी है न्यूनतम 10 अधिकतम निर्धारित नहीं। तो जनपद पंचायत में जो है सदस्यों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा जनपद पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ए राज्यपाल, बी चुनाव आयोग, सी संभाग आयुक्त, डी कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल जो है खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की जो है वो सूचना जारी करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, ए जनपद पंचायत का अध्यक्ष, बी जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, सी जनपद पंचायत द्वारा निर्वाचित सदस्य, या डी जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके सामान्य प्रशासन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है, वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही इसका सभापति होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है वह सदस्य नहीं रहेगा, ऑप्शन बी है वह सदस्य बना रहेगा, ऑप्शन सी है वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, या ऑप्शन डी है जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वह जो है वो सदस्य नहीं रहेगा, उस जनपद का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगर वो जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में चला गया है तो उस जनपद में वो सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? तो इसमें सदस्यों की संख्या के विषय में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है, ग्राम पंचायत में जो है 10 से 20 सदस्य होते हैं, या ग्राम पंचायत में 10 से 15 सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत में 10 से 20 सदस्य होते हैं, या जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य होते हैं, जिला पंचायत में। तो सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। तो ग्राम सभा में कितना होता है? एक वाला जो है कथन सही होगा 10 से 20 सदस्य। ठीक, जनपद पंचायत में कितना होता है? चौथा होगा 10 से 25 सदस्य, और जिला पंचायत में कितना होता है? 10 से 35 सदस्य हो सकते हैं। तो 1, 4 और 5 वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड में भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं।
अवैध हो जाएगा, अवैध नहीं होगा, सी चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, डी अन्य उम्मीदवार द्वारा आपत्ति किए जाने पर कार्रवाई होगी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर वह पहला नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो वह दूसरा वाला जो नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो पहला जो है वो अवैध नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? ठीक, ऑप्शन है ए शिक्षा समिति, ऑप्शन बी कृषि समिति, ऑप्शन सी सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वो विधायक जो है, जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, वो जनपद के स्थायी समिति के सभी समितियों का जो है वो पदेन सदस्य हो जाता है। तो ये सभी समितियों का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा? ऑप्शन ए उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बना रहेगा, गलत, नहीं बनता है। बी किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, गलत। ऑप्शन सी प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी, गलत। ऑप्शन डी स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर सरपंच त्यागपत्र दे देता है, जो पंच है उन्हीं में से जो है पंचों में से एक जो है वो उसको सरपंच के लिए निर्वाचित करेंगे स्थानापन्न सरपंच के रूप में, ठीक है, जब तक नया सरपंच चुनकर नहीं आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40। तो संविधान के अनुच्छेद 40 में जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो जो है संविधान बनाकर ग्राम पंचायतों की स्थापना करे और उसको तमाम शक्तियां प्रदान करे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? ए केरल में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, या डी बिहार में? तो मध्य प्रदेश में पहले चुनाव हुआ था और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी प्रथम चुनाव करवाया गया था पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? पहला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तो ये सही है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, नहीं, गलत है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। कथन 1 एवं 3 सही हैं। इस संशोधन के कारण 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, गलत। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 5 वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 1, 3, 5 सही है, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक जो है वो मान्यता मिली, ठीक, और प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। और तीसरा जो ऑप्शन था वो हो जाएगा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। तो ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 5 वाला ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 243 का ये पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। तो 243 का में जो है वो ग्राम सभा की स्थापना का जो है विषय दिया गया है। 243 खा में पंचायतों का गठन है, 243 ग्राम में पंचायतों की संरचना दी गई है और 243 ग्राम में सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो 1 का डी और 2 का सी वाला जो आंसर वो सही हो जाएगा। तो 1 का डी और 2 का सी वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का डी और 2 का सी, ऑप्शन सी वाला जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रिंट थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन से भाग का विस्तार करता है? तो ये 9वें भाग का, 10वें भाग का, 11वें भाग का या 12वें भाग का? तो आप जानते हैं 9वें भाग में इसको सम्मिलित किया गया है, उसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है 243 का, है ना, उसी को विस्तार किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को प्रदान नहीं किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। एक, ग्रामीण स्थायी निकायों में सभी स्तर पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यस, ये प्रदान किया गया है। और बी ऑप्शन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। यस, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव होंगे। यस। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हो। तो ये नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? कॉर्पोरेट बॉडी। निगमित निकाय मतलब कॉर्पोरेट बॉडी। तो ये ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों निगमित निकाय है, कॉर्पोरेट बॉडी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति आप लोग को पता होगा अगर पढ़े होगे तो। ऑप्शन पहला देखिए, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ये सही है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ये गलत है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ये भी गलत है। ठीक, तो अभी तक कथन एक बस सही है। इसके बाद देखें, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ये गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ये सही है। तो 1, 5 सही है अभी तक। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, ये भी गलत है। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदायी होते हैं, तो ये सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कथन 1 सही है, 1/10 होना चाहिए ग्राम सभा में गणपूर्ति, और 1/10 में 1/3 महिला होना चाहिए। कथन नंबर 5 सही है। और उसके बाद 7 सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 1, 5 और 7 वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1, 5 और 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो ये सही कथन देखना है, ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता सरपंच करेगा, ये सही है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, गलत है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ये सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, ये गलत है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता जो है सरपंच करेगा, और उसके बाद जो है चौथा नंबर, तो 1 और 4 वाला आंसर सही होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? ठीक, तो ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है इसको ध्यान में रखना है आपको। 23 जनवरी को होती है, 14 अप्रैल को होती है, और 20 अगस्त को होती है, और इसके अलावा 2 अक्टूबर को होती है। ठीक है, इसके अलावा 14 मई को जो है ये बैठक नहीं होती है, तो यही आंसर होगा, असंबद्ध है। बैठक जो है जून और जुलाई के
महीने में किसी एक दिन जो है और बैठक होती है, लेकिन 14 मई को बैठक नहीं होती है, इसलिए आप लोग ये जो है असंबद्ध है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? ए सरपंच, बी पंच, सी उप सरपंच। तो पंच और सरपंच उत्तरदायी हैं, अभी हम लोग देखे हैं। तो उप सरपंच जो है ये उत्तरदायी नहीं होता है बैठक में गणपूर्ति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ठीक, ऑप्शन ए समस्त वयस्क पुरुष, ऑप्शन बी समस्त वयस्क स्त्रियां, ऑप्शन सी ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, ऑप्शन डी ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। ग्राम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, सही है, कथन एक सही है। प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो ये गलत है, एक कथन एक सही है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये भी सही है। ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम में, तो ये गलत है, चक्रानुक्रम अनुसार जो है ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है। 1 और 3 सही हैं। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर जो है वो ग्राम सभा की बैठक होगी। तो 1, 3 और 6 वाला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, 1, 3 और 6 वाला। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितनी भी बातें हैं आप लोग चाहे तो नोट बनाकर लिख लीजिए और उसको पढ़िए या क्वेश्चन सॉल्व करके याद रखिए, जैसे भी करके रखिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाता है? ठीक, तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के बाद कोई भिन्नता आ जाए तो उसे हल किया जाता है। ग्राम पंचायतों का निर्णय अंतिम होगा, बी सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, सी ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, डी ग्राम पंचायत अपने विशेष बहुमत से इस विषय में निर्णय लेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2 ग्राम सभाओं के बीच विवाद होता है तो ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक में जो है उसका फैसला किया जाता है, उसका हल जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होना चाहिए? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 8 माह या 1 वर्ष। तो यदि पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, 6 माह में चुनाव फिर से करवाए जाएंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि पहला है ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, बी ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, सी ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच समस्त पंच उपस्थित हो, या डी ग्राम सभा में गणपूर्ति हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्राम सभा में केवल गणपूर्ति होने पर जो है वो पारित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर रहता है किस पर? ए विशेष करों पर, बी स्थानीय करों पर, सी शासकीय करों पर, डी संपत्ति कर पर, या ई इनमें से कोई नहीं। तो ये पंचायती राज मुख्यतः वित्त पर, शासकीय वित्त पर निर्भर रहता है। ठीक है, शासकीय वित्त पर निर्भर रहता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो 29 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से सही क्या है? तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में देखिए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी कथन जो है वो सही हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 243A, 243B, 243C या 243D। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। 243D में जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को पहली बैठक हुई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया, तो उक्त ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस निर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग को ये याद रहना होगा कि ग्राम पंचायत का जो अवधि है कब से प्रारंभ होती है। तो ग्राम पंचायत की अवधि उसके प्रथम सम्मेलन से प्रारंभ होती है। तो इसका प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ है उसको देख लीजिए आप। इसका प्रथम सम्मेलन हुआ है 25 नवंबर 2012 को। ठीक है, 25 नवंबर 2012 को प्रथम सम्मेलन हुआ। अब इसके बाद अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो जो नई पंचायत बनेगी वो उतने ही कालखंड के लिए बनेगी जितना पहले जो गठित हो चुका है। ठीक है, तो उसका कार्यकाल जो बचा हुआ शेष कार्यकाल के लिए ही वो जो है पंचायत गठित होगी। तो इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की पदावधि क्या होगी? तो उतना ही होगा जितना पहले वाले का था, क्योंकि बचे हुए कालखंड के लिए वो गठित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 5 अगर ले लें तो 5 17 होता है और 25 नवंबर को गठित हुई थी 24 नवंबर 2017। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित होगा? नहीं, मतदान स्थगित नहीं होगा। ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है। आगे देखते हैं। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित होगा, ये सही है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, ये भी सही है। तो 3 और 4 जो है वो सही है। तो 3 और 4 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4 वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से क्या सही है? पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। गलत। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, ये भी गलत। याद रखिएगा, पंच जो है वो अपने निर्वाचन के लिए न ही शपथ पत्र प्रस्तुत करता है और न ही घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों गलत है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही हो जाएगा। 3, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। गलत। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, 3 और 5 सही है। 6वां देखिए, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 3 और 5 जो है वही आंसर सही होगा। तो 3 और 5 ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न हो। सही है। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न ना हो तो ये गलत है। नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा ना किया हो तो ये भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर हो, तो हस्ताक्षर होगा तो क्यों अवैध घोषित किया जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए। नामांकन पत्र के साथ 1 नंबर स्वघोषणा पत्र संलग्न हो और नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप न जमा किया गया हो, तो 1 और 3 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आंसर। 1 और 3 वाला जो है ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है, उसके बाद वह दूसरे वार्ड में भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, गलती से रिपीट हो गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर वो पहला नामांकन पत्र जो भरा है या दूसरा, जो भी दोनों में से एक जो वापस ले लेता है,
तो उसका जो अवैध वो नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा, ठीक है। तो आज का जो 35 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और छत्तीसगढ़ इतिहास का जो पार्ट था वो भी जो है वो समाप्त हो गया है, इतिहास टेस्ट का। तो लिंक, सारा लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जो टेस्ट है वो कल से चालू कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।